एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ की ज़रूरत क्यों है और स्कोप क्या है उसका। तो स्कोप के पॉइंट्स भी रिमेनिंग थे एंड आगे के भी और पॉइंट्स आएंगे। तो उसमें ये 2 पॉइंट्स हमने कल किए थे, तो फिर से हम करते हैं। ओम्बड्समैन एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इंक्लूड करता है ग्रीवेंसेस को, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स को। मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोगों की कंप्लेंट्स होती है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, या कोई अपेलेट में जाता है, अपील में जाता है, या किसी भी तरह की कंप्लेन होती है अगर लोगों की, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही देखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो भी अथॉरिटीज़ से या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनसे कुछ मिस्टेक हुई है, उनके ऊपर कोई कंप्लेन है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोकपाल है, लोकायुक्त है या ओम्बड्समैन है, तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। मतलब किसी भी तरह के कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस और उनकी रिड्रेसल, कंप्लेंट्स का समाधान उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद है पब्लिक कॉरपोरेशंस। ये हमने कल किया था कि पब्लिक कॉरपोरेशंस जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, लाइक LIC, ONGC, इलेक्शन कमीशन, जो इंडिविजुअली काम करते हैं, वो सब को भी रेगुलेट अगर कोई करता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही होता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन था कि रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये जो हम पॉइंट्स कर रहे थे वो था स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत क्यों है वो देख रहे थे। नाउ रीजंस क्या है, कैसे बढ़ रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिस फेरी से, मतलब मिनिमल, पहले क्या था, गवर्नमेंट सिर्फ मिनिमल जो गवर्नमेंट का काम था वही कर रही थी कि बस टैक्सेस लेना है जो है वो, और उसके बाद फॉर एग्जांपल इलेक्शंस होने हैं और टैक्सेस लेना है, उसे रोड्स वगैरह जो बनाने हैं, उतना ही काम था। दैट वाज कॉल्ड लेजिस फेरी, दैट इज़ मिनिमल गवर्नमेंट। बट अभी गवर्नमेंट जो है उससे ऊपर उठ के गवर्नमेंट वेलफेयर की बात कर रही है, वेलफेयर स्टेट्स की बात कर रही है। तो वेलफेयर की बात कैसे कर रही है, देश का वेलफेयर कैसे होगा, सोशल सिक्योरिटी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे, और इकोनॉमी जो है उसका रेगुलेशन प्रॉपर होगा, करेंसी का जो रेट है वो प्रॉपर होगा, वो डिमिनिश नहीं हो रहा होगा, GDP बढ़ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो गई है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ होना ज़रूरी है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही इन सब चीज़ों को रेगुलेट करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का काम सिर्फ टैक्सेस लेके रोड बनाने तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। गवर्नमेंट का काम सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमी को रेगुलेट करना भी है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इंक्रीज इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि इसमें लेजिस्लेचर जो है वो अपने आप में सोशल, ये जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा इकोनॉमिक, जो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी, एक सेकेंड, हाँ, आई जस्ट श्रिंक द स्क्रीन। हाँ, एक तो मेरा माउस आज चल नहीं रहा। सो लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, अलग अलग विभाग हैं। तो लेजिस्लेचर जो है वहाँ पर वो बिना किसी सपोर्ट के लॉ बनाया नहीं जा सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी है और वो कॉम्प्लेक्स भी है। तो लेजिस्लेचर को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि किसी को अथॉरिटी देना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि DLLE के लिए मैम बोलेंगी कि चलो यू बी द डेलीगेटेड अथॉरिटी फॉर, जैसे कोई क्लास में मॉनिटर होता है वैसे समझ लो आप कि डेलीगेट करना, किसी को अथॉरिटी दे देना कि ये चीज़ तुम्हारे हाथ में है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके हाथ में दे देगी, लोकायुक्त, लोक अदालत उसके हाथ में दे देगी। तो डेलीगेशन लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है, और उस जो बढ़ रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बढ़ रहा है. तो लेजिस्लेचर इज अनेबल टू मेक डिटेल्ड लॉज फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. Delegation to executive increased rapidly, leading to growth of administrative law to regulate and control such powers. तो ऐसे पावर्स को कंट्रोल करना, लॉ को रेगुलेट करना, इसके लिए ज़रूरी है कि बिकॉज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, बिकॉज जो लेजिस्लेशन है वो डेलीगेट करता है, लोगों को डिवाइड करता है पावर्स को. तो ये डिवीजन ऑफ पावर जो है, कोई कहीं तो रूल लिखे होने चाहिए, कहीं तो प्रोविजंस लिखे होने चाहिए. तो ये रूल्स और ये प्रोविजंस लिखे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जो है वो बढ़ रही हैं. बिकॉज देश अगर तरक्की कर रहा है या देश अगर बहुत बड़ा है, तरक्की कर नहीं भी रहा है, तो भी अगर इतना बड़ा देश है तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, जहाँ पे टेक्निकल और स्पेशलाइजेशन फंक्शंस हैं, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रोविजंस होंगे तो ही वो सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी. So, modern administration requires expert knowledge, that is taxation, environment and telecom. Expert agencies created to handle such tasks expanded the domain of administrative law. तो administrative law का ये भी एक काम बढ़ गया है, उसका एक अलग से डोमेन बढ़ गया है कि उसको एक्सपर्ट एजेंसीज को बनाना पड़ता है. मतलब अगर कहाँ टेक्निकल चीज़ है, कहीं सॉफ्टवेयर है. फॉर एग्जांपल अभी ये आया है कि एड्रेसेस के लिए आपको पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एड्रेस होगा कि वैशाली सो एंड सो, फ्लैट नंबर सो एंड सो एरिया, या रूम नंबर सो एंड सो एरिया, कल्याण, उल्लासनगर, जो भी कुछ होगा, तो ये जो एड्रेस होगा आपको पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब क्या आया है, डिजी पिन आया है. यूजुअली हमारे पास सिर्फ पिन कोड होता था कि 421001, 421002 या वॉट एवर जो भी आपका पिन कोड होगा. अब क्या है, डिजी पिन आया है. डिजी पिन आया है, इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ एक नंबर होगा, वो अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर होगा. से फॉर एग्जांपल 47J, G966A, जो भी है अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर की तरह वो नंबर है, वो यूनिक नंबर है. जैसे आधार कार्ड आपका सिर्फ एक है, वैसे ये यूनिक नंबर है जो आप गूगल मैप्स में जाके अपना ये नंबर बना सकते हो. मतलब आप लोकेशन ऑन करोगे जब आप मोबाइल में, तब ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि आप जिस जगह पे बैठे हो उसका डिजी पिन क्या है. उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको कहीं भी कोई भी लेटर लिखना है, कहीं कोई आपको कुछ भी करस्पॉन्डेंस कर रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी आपको लेटर लिख रही है, इनकम टैक्स से आपको लेटर आ रहा है, स्विगी जोमेटो से आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, अमेज़ॉन से ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी ये जो एड्रेस है आपको पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ डिजी पिन लिखोगे, ये जो 8 या 9 डिजिट का नंबर होगा ये आप लिखोगे और उसी जगह पे एग्जैक्ट मैप उनको लेके आ जाएगा, और ये तो सबका यूनिक ही होगा. तो ये जो टेक्निकल चीज़ें आ रही है, गवर्नमेंट लेके आ रही है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्रिएटिव लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को, टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को बिठाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. तो एक्सपर्ट एजेंसीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा या एक्सपर्ट एजेंसीज़ को हायर करना पड़ेगा. तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड चीज़ें बढ़ रही है. स्पीड एंड एफिशिएंसी, अभी हर चीज़ में स्पीड चाहिए. चाहे पासपोर्ट हो, अगर तत्काल पासपोर्ट है तो 2 दिन में आ जाना चाहिए घर पे. तो स्पीड एंड एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? फॉरगेट अबाउट पासपोर्ट, कोर्ट्स में भी यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है बहुत. जैसे एनसीएलटी का है तो एनसीएलटी के केसेस टाइम लिमिट के अंडर ही सॉल्व होने चाहिए. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के केसेस, यू कैन नॉट वेट फॉर एवर और 10-15 ईयर्स कि कभी भी केस की सुनवाई होगी. तो जो स्पीड एंड एफिशिएंसी की बात है, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना ज़रूरी है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो होंगी वो फास्टर फंक्शन करती है देन ट्रेडिशनल कोर्ट्स. फॉर एग्जांपल एनसीएलटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो सकती है, या फिर लाइसेंस देना, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है या कोई और लाइसेंस इशू करना है, तो वैसे लाइसेंसेस जो चीज़ें हैं
वो कोर्ट नहीं इशू कर रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फंक्शन करती है रादर देन दी कोर्ट। ट्रेडिशनल कोर्ट्स जिस हिसाब से फंक्शन करती है उससे ज़्यादा फास्ट ये काम कर रही होती है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ के लिए स्पीड एंड एफिशिएंसी जो है वो मायने रखती है। तो वेलफेयर स्कीम्स हैं या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, कहीं आर्बिटरी डिसीजन लेने हैं, तो ऐसी सब चीज़ों जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, कभी ट्रेड यूनियन का कुछ इशू है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, तो उनको जो है वो केसेस रिजॉल्व करने हैं। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना ज़रूरी है एंड ग्रोथ ज़रूरी है। द नीड फॉर quick, informal and flexible decisions resulted in rise of administrative tribunals। तो जितने ज़्यादा क्विक डिसीजन आते हैं तो लोगों में ये पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो लोग भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि डिसीशंस भी फ्लेक्सिबल हैं और क्विक डिसीजन हो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है वो फेमस हुए हैं इस वजह से। मतलब लोग जो है नॉर्मल कोर्ट जाने के बदले कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाना ज़्यादा ये करेंगे, लोक अदालत में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसके बाद आता है इनएडिक्वेसी ऑफ जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम में हो ना हो इनएडिक्वेसी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज इतने सारे केसेस हैं, वो भी क्या करेंगे, जितने केसेस हैं उसके सामने जजेस भी बहुत कम है, वर्क ड्यूरेशन है, लाखों में केसेस पेंडिंग है, तो कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड है और वो कैन नॉट हैंडल द एक्सप्लोजन ऑफ डिस्प्यूट्स। और अलग अलग तरह के केस अलग अलग, तो जब तक वो जज या जो भी कोई भी जो अथॉरिटी है वो समझे उस चीज़ को, उस चीज़ का निर्णय ले या फिर उसको बुलाए, उनकी हियरिंग सुने, तब तक कोई ना कोई बीमार होगा, नेक्स्ट हियरिंग मांगेगा, कोई जानबूझ के नेक्स्ट हियरिंग मांगेगा, कोई बोलेगा अभी वो अवेलेबल नहीं है, ये है, ऐसे एडजॉन्ड हो के तो डिले हो जाता है जो भी कोई केसेस हैं उसमें। तो जो कोर्ट है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इम्पोर्टेंस आता है क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली बनाए गए हैं, वो सारे केसेस के लिए नहीं है। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर अदर थिंग्स के लिए कोई और कोड बनाया है, तो वैसे उन्होंने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बना के रखे हैं, अलग ब्रांचेस बना के रखे हैं जिससे फास्टेस्ट जो है वो डिसीजन आता है। तो दैट इज़ वाई ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड and cannot handle the explosion of disputes. Administrative tribunals provide alternative mechanisms for justice, contributing to administrative law's growth. तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो अलग से बनाए गए हैं वो अल्टरनेट मैकेनिज्म देती है, वो भी उतने ही वैलिड हैं जो आप जस्टिस आपको नॉर्मल कोर्ट से मिलेगा, यहाँ से भी उतना ही वैलिड है। तो दैट कंट्रीब्यूट्स मोर टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज ग्रोथ। ये भी एक रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद पब्लिक डिमांड फॉर वेलफेयर एंड रेगुलेशन। पब्लिक का डिमांड भी है क्योंकि पब्लिक देखती है कि इसमें जल्दी डिसीजन आता है, फास्ट ट्रैक डिसीजंस होते हैं और रेगुलेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, लेंदी प्रोसीजर नहीं है, तो सिटीजन्स इस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करते हैं। पब्लिक सर्विसेज को, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स को, जैसे कि APMC होगा तो वो मार्केट्स को रेगुलेट करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ consumers and workers, this increased the role of government in day-to-day life, expanding administrative law। तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक्सपांड हो रहा है, ग्रोथ उसकी हो रही है क्योंकि पब्लिक भी डिमांड करती है कि वेलफेयर आए, पब्लिक भी डिमांड करती है कि रिकॉग्निशन मिले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। एमर्जेंस ऑफ सोशलिस्टिक आइडल्स। तो सोशलिस्टिक आइडल्स का जो एमरजेंस है उस वजह से भी इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसको ग्रोथ मिलती है। कैसे मिलती है? बिकॉज पॉलिसीज़ प्रमोटिंग इक्वालिटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल जस्टिस रिक्वायर्ड गवर्नमेंट प्लानिंग। अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है और कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो रिसोर्सेज सब में इक्वली बटे, कहीं भी बायस्डनेस ना हो, कहीं भी पार्शियलिटी ना हो, तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? गवर्नमेंट की प्रॉपर प्लानिंग। उसके अलावा ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना, वेलफेयर स्कीम्स को प्रॉपरली डिवाइड करना। ऐसा नहीं वेलफेयर स्कीम कुछ ही लोगों को बेनिफिट हो रहा है, बाकी लोगों को नहीं हो रहा है।
तो ऐसी सब चीज़ों को सोशलिस्टिक आइडियल्स बोल सकते हैं। और सोशलिस्टिक आइडियल्स के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बढ़ना ज़रूरी है। तो रिजल्टेड, ऑल दीज थिंग्स रिजल्टेड इन एक्सपांशन ऑफ रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। फॉर एग्जांपल मेट्रो जो है वो गवर्नमेंट नहीं चला रही है, रिलायंस चला रही है एज ऑफ नाउ, जो घाटकोपर से अंधेरी या उस साइड जो भी मेट्रो जा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है प्राइवेटाइजेशन का। फिर लिबरलाइजेशन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं उस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना ज़रूरी है। तो ही तो इनके लिए प्रोविजंस, इनके लिए लॉ बनाए जाएंगे कि ठीक है, भले गवर्नमेंट नहीं चलाई है, भले नहीं चला रही है, भले प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बट उनको कोई ना कोई तो रूल्स होने चाहिए, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रोविजंस होने चाहिए। तो उनके ऊपर जो लॉ होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो है वो उसको रेगुलेट करेगी, जैसे कि ट्राई है, सेबी है एंड IRDA है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नीडेड टू ओवरसी न्यूली लिबरलाइज्ड सेक्टर, जो न्यू लिबरलाइज सेक्टर हैं, कुछ SEZ वगैरह है, तो इन सब चीज़ों को भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखना होता है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बढ़ना ज़रूरी है। एंड उसके बाद आता है इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ राइट्स। अब लोगों को बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बोलिए, बिकॉज ऑफ एजुकेशन बोलिए, या बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी बोलिए, लोगों को अब पता है कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 और 14, वो तो हर इंसान को लगभग पता ही होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। उसके बाद RTI जो है वो भी बहुत फेमस है, दैट इज़ कि आप जो है, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो RTI इतना इफ़ेक्टिव है आज की डेट में कि आप सीधा RTI के लिए, RTI के ऑफिसर जो है, या आपके लोकल कोई भी जो उस एरिया के जो भी कोई हेड होंगे, या जो भी कोई, या फिर स्टेट के गवर्नर है, आप किसको भी अगर वो लेटर लिखते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट तहत, आप अगर कुछ जानना चाहते हो कि हमारी एरिया में ये जो शॉप है वो शॉप वैलिड है या नहीं है, ये शॉप जो है उसको लाइसेंस है या नहीं, कोई भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन जो आप सरकार से पूछ सकते हो, क्या ये स्कूल वैलिड है या नहीं है, कोई भी तरह का क्वेश्चन, तो आप RTI एक्ट के अंडर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको सबसे जल्दी जवाब अगर आता है तो वो RTI से आता है, क्योंकि उनको जवाब देना ही है। कुछ भी अगर उनके पास जवाब नहीं है तो वो टाइम मांगेंगे आपसे, बट जवाब तो आपको आएगा। आपको रजिस्टर पोस्ट से आपको RTI को लेटर लिखना है। तो ये सब चीज़ें आम लोगों को सबको पता है, उनके हक के बारे में पता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और RTI एक्ट के बारे में लोगों को पता है, जो लोगों की डेली टू डेली रेगुलर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपकी एरिया में कोई बिल्डिंग है जो इलीगल है, तो RTI में आप डाल दो कि ये जो बिल्डिंग है मुझे लगता है इलीगल है, आप प्लीज़ बताइए कि कौन से प्रोविज़न के उनको परमिशन मिली है या नहीं, क्योंकि ये आपको अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है, तो आप पूछ सकते हो गवर्नमेंट से। अगर उनको लगेगा कि सही में भी ये इलीगल है तो फिर वो डिमोलिश भी हो सकती है वो बिल्डिंग। उसके साथ साथ अगर उन्हें लगता है कि नहीं सही है, उनके पास सब पेपर वर्क है, तो वो आपको रिक्वायर्ड जो आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड जो है एंड अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इम्पोर्टेंस तब बढ़ेगा जब लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, जब लोगों को अपने राइट्स, अपने कायदे, अपने फ़ायदे मालूम होंगे कि हमारे पास क्या क्या पावर्स हैं एज अ सिटीजन्स। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस रिक्वायर्ड। अगर पब्लिक कॉरपोरेशंस भी बढ़ रही है तो पब्लिक कॉरपोरेशन बढ़ रही है, उसके साथ साथ उनके लिए रूल्स तो फ्रेम करने पड़ेंगे, उनके प्रोविजंस तो बनाने पड़ेंगे, उनका प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर भी कुछ गलती हो रही है तो उनके ऊपर भी जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत ग्रोथ की है, ग्रोथ होना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत ज़रूरत है। तो वी लर्नड मेजरली अबाउट स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बेसिक मतलब यही है कि किसी को अपॉइंट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, कोई टीचर क्लास में मॉनिटर को अपॉइंट करते हैं कि यू बी दी मॉनिटर ऑफ द क्लास, आपको डेलीगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स laws, rules made by executive or another authority under the power given to it by the legislature। अब पार्लियामेंट जो है वो तो एक्ट बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बना लिया। अब उसके रूल कौन बनाएगा? उसके रूल बनाएगी डेलीगेटेड अथॉरिटी। डेलीगेटेड अथॉरिटी कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। वो अपने रूल्स बनाएगी। तो मतलब पावर दिया किसने? पार्लियामेंट ने। किसको दिया? ICAI को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया को पावर दिया। किस चीज़ का पावर दिया? कि आप इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आप अपने लिए रूल्स बनाओ। तो ये हो गई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट के हिसाब से पावर दिया पार्लियामेंट ने ICAI को कि आपकी एक्ट तो बन गई है, आप अप्रूव हो गए हो, अभी आप जो है वो इंस्टीट्यूट चला सकते हो। अब अपने इंस्टीट्यूट के अंदर के जो रूल्स हैं वो आप अपने हिसाब से बनाओ कि मेंबरशिप क्या होगी, मेंबरशिप के फ़ीस कितने होंगे, साल में एग्ज़ाम कितनी बार होगा, एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होगा, एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स क्या होंगे, एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स क्या होंगे, कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें, रूल्स जो है वो आप बना लो। तो इसको बोलेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आई तो CA का एग्जाम्पल याद रखना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स लॉज, रूल्स मेड बाय एग्जीक्यूटिव और अनदर अथॉरिटी अंडर पावर गिवन टू इट बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ने जो पावर दिया है उससे वो बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट मेक्स द मेन लॉ, एग्जीक्यूटिव मेक्स डिटेल्ड रूल्स टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए हैं। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, उस लॉ के हिसाब से उस एग्जीक्यूटिव ने रूल्स बनाए हैं। एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट passes an act saying that government shall regulate pollution। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक एक्ट पास हुआ कि गवर्नमेंट बोल रही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट। अब ये तो एक्ट पास हो गया, अब इसके रूल्स तो बनाने पड़ेंगे। कैसे करेगी गवर्नमेंट पॉल्यूशन को रेगुलेट? गवर्नमेंट पॉल्यूशन को कम कैसे करेगी? एक्ट तो बन गया कि गवर्नमेंट का काम है पॉल्यूशन को रेगुलेट करना। अब इस पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स कौन बनाएगा? और उस रूल्स को बनाने का जो पावर दिया जाएगा उसको बोलेंगे डेलीगेट लेजिस्लेशन। तो इस एक्ट में एवरी टेक्निकल डिटेल नहीं होगा। ये तो एक्ट बन गया कि गवर्नमेंट को पॉल्यूशन रेगुलेट करनी है। एक्ट में ये होगा कि अगर नहीं किया तो क्या पेनल्टीज़ हो सकती है, क्या पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन उसके डिटेल्ड टेक्निकल डिटेल रूल्स जो है वो रूल अलग से बनाए जाते हैं। तो ये बात हमको इसमें से ये बात भी बाहर निकल के आ रही है कि एक्ट के अंडर रूल्स होते हैं। पहले एक्ट बनता है, फिर रूल्स बनते हैं। कभी भी पहले रूल्स बनेंगे बाद में एक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले एक्ट बनेगा, उस एक्ट के अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत जो है उसके हिसाब से उसके रूल्स बनेंगे। देयरफॉर द गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिगार्डिंग एमिशन लिमिट्स, फॉर्म्स, प्रोसीजर्स, परमिशंस, इंस्पेक्शन। तो गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि कितना एमिशन, पोल्यूशन कितना इमिट कर सकते हैं, फैक्ट्रीज हो या गाड़ियाँ हो, कितना तक PUC होगा उनका, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगर वो गाड़ियाँ हैं तो, फैक्ट्रीज हैं तो उनका CBAM, उनका जो भी कंट्रोल है, कार्बन एमिशन है उनका कितना है, फिर उनका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे चेक करेंगे, क्या परमिशन क्या उनको लेनी है अगर उनको कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन हो सकता है, और गवर्नमेंट कब कब इंस्पेक्शन कर सकती है, उससे रिलेटेड सारे रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी जो एक्ट के अंडर दिए गए हैं। तो दीज रूल्स, जो रूल्स बनाए गए हैं, दीज आर कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वाई इट इज़ कॉल्ड डेलीगेटेड? डेलीगेट का मतलब क्या होता है? आई डेलीगेट द
पर्टिकुलर थिंग टू यू, जैसे कि टीचर डेलीगेट करती है मॉनिटर को कि मैं जा रही हूँ, तुम क्लास को संभालना। तो डेलीगेट का मतलब क्या, कि अपना पावर किसी और को देना। तो बिकॉज पार्लियामेंट डेलीगेट करती है, गिव सम लॉ मेकिंग पावर टू अनदर अथॉरिटी। अब पूरा पावर तो नहीं देती है टीचर मॉनिटर को जब क्लास दे के जाती है तो पूरा पावर तो नहीं देगी कि जिसको चाहिए छुट्टी दे देना, घर भेज देना। वो सम लॉ मेकिंग पावर देती है टीचर। तो वैसे ही पार्लियामेंट डेलीगेट करती है सम लॉ मेकिंग पावर टू अनदर अथॉरिटी। फॉर इसके ये तो हमने डेलीगेशन का देख लिया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली रूल्स बनाना। अब इसके टाइप्स क्या है, कौन से टाइप के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब यूजुअली होता है कि जो बोन्स का ढांचा होता है वो, तो ये भी वही है एक्चुअली, ये स्केलेटन ही है, बेसिक स्ट्रक्चर ही है, बेसिक ढांचा जो बनाना है वही है। तो अगर वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन स्केलेटन लेजिस्लेशन है, इसका मतलब उसे सिर्फ ढांचा बनाना है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, बेसिक फ्रेमवर्क बनाना है कि इतनी ब्रांचेस होगी, इतने ऑफिसर्स होंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया, दैट इज स्केलेटन लेजिस्लेशन। उसके बाद हो सकता है कि कंडीशनल लेजिस्लेशन। कंडीशनल लेजिस्लेशन का मतलब होगा कि पहले कंडीशन आएगी फिर लॉ आएगा, कि पहले ये बात आएगी कि अगर ये फुलफिल हुआ तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अगर रूल्स हैं तो उसमें क्या होगा, अगर किसी ने P1 एग्ज़ाम क्लियर किया है, फाउंडेशन क्लियर किया है, तो ही वो इंटरमीडिएट के लिए या PE2 के लिए क्वालिफाई होता है। तो ये होगा कंडीशनल लेजिस्लेशन। यहाँ पे कंडीशनल रूल्स बन रहे हैं कि अगर ये हुआ तो ही ये होगा। तो द लेजिस्लेचर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, क्लियर हुआ तो ही। एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही क्लियर नहीं हुए तो लगेगा ही नहीं ये रूल, तो ये हो जाएगा कंडीशनल लेजिस्लेशन। द लेजिस्लेशन मेक्स द लॉ बट इट बिकम्स एप्लीकेबल ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। उसके बाद हो सकता है सब डेलीगेशन, मतलब उसके नीचे और किसी को रूल दे देना। तो अथॉरिटी जिसको पावर मिला है उसने अपने की नीचे की किसी अथॉरिटी को ये पावर दे दिया। अब सीए इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले तो सीए इंस्टीट्यूट को ये अथॉरिटी मिली, लेकिन उसने क्या किया, अलग अलग सेंटर्स बना दिए, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन एंड नॉर्थ जोन। फिर वहाँ के जो हेड हैं उनको पावर सब डेलीगेट कर लिया कि आप सब डेलीगेशन हो गया, मतलब अपने पावर को और नीचे डिवाइड कर लिया, तो दैट इज सब डेलीगेशन। तो अथॉरिटी दैट रिसीव्ड पावर फ्रॉम लेजिस्लेचर गिव सम ऑफ दैट पावर टू अनदर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो उसको कुछ पावर दिया क्या, वो लोग अपने हिसाब से एग्जाम नहीं कंडक्ट करेंगे, ईस्ट जोन होगा, वेस्ट जोन होगा, एग्ज़ाम तो जो मेन अथॉरिटी है वही कंडक्ट करेगी सीए इंस्टीट्यूट की, बट उनको कुछ पावर दिए गए हैं, सम ऑफ दैट पावर्स, तो दैट इज सब डेलीगेशन। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को पावर दिया, गवर्नमेंट ने किसी डिपार्टमेंट को पावर किया। सब डेलीगेशन हमेशा अलाउड नहीं होगा। अगर एक्ट में परमिशन है, एक्ट में दिया हुआ है, तो ही सब डेलीगेशन अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं। रूल्स हमें पता है जो जनरली गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएगी, मतलब जिसको डेलीगेशन दिया गया है वो। और रेगुलेशंस जो है वो जनरली मेड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और अथॉरिटीज़। तो रूल्स और रेगुलेशन में फ़र्क है। हम तो जनरली बोल देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, बट रूल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाती है, बट रेगुलेशंस जो होते हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या अथॉरिटीज़ बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कस्टम्स जो है वो अपने हिसाब से, कस्टम्स जो है वो रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कस्टम्स जो है वो रेगुलेशन बनाती है। वो जो अथॉरिटी उनको दी गई है रेगुलेशन बनाने के लिए अंडर द एक्ट, जो कस्टम्स एक्ट है उसके एक्ट के अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों होते हैं। रूल्स गवर्नमेंट बनाती है और रेगुलेशंस जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या जो अथॉरिटी होती है जैसे कि कस्टम्स वो बनाती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दो अलग चीज़ें हैं। अगर हम ये पढ़ रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं कि
किसी और को डेलीगेट करना टू मेक द रूल्स। जब हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो रेगुलेशंस की भी बात होती ही है। और एक होता है बाई लॉज। तो बाई लॉज जो होते हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ बनाती है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं। लोकल अथॉरिटी जो बनाती है वो लॉ नहीं होते हैं, बट वो बाई लॉज होते हैं, बिकॉज वो रूल्स बनाती है। ऑब्वियसली वो एक्ट नहीं बना सकती है, क्योंकि एक्ट तो पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट जो है वो बिल पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, साइन अप्रूव करेगा, तो ही वो एक्ट बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस जो है वो भी डेलीगेशन में आता है, डेलीगेशन लेजिस्लेशन में आता है। तो इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट देती है ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए टू कैरिंग आउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो डायरेक्शंस देना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही कैसे काम करेंगे वो लोग। तो उनको जो भी गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए, दे जनरली डू नॉट हैव द सेम स्टैट्यूटरी फोर्स एज रूल्स। तो हो सकता है कि वो जो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो, तो उनके पास उतना फोर्स नहीं होगा जितना गवर्नमेंट के पास होगा। ऑब्वियसली हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, तो उतना स्टैट्यूटरी फोर्स उनके पास नहीं होगा जितना डू नॉट हैव द सेम स्टैट्यूटरी फोर्स एज रूल्स। तो उनको इतना स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं होगा जितना रूल्स में होगा। रूल्स ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस तो ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिए जाते हैं सिर्फ कि क्या क्या करना है। नाउ वाई द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्रीज्ड। तो इसके लिए हमको रिमेंबर करने के लिए TFEEAW ईजी रिमेंबरिंग ट्रिक है। एक तो टाइम प्रेशर, बिकॉज लेजिस्लेचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब कुछ खुद करे, इसीलिए तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। टीचर के पास टाइम नहीं है कि वो सब कुछ खुद करे, इसीलिए वो मॉनिटर रखती है कि चलो सबका होमवर्क कर लो। एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर एक एक का चेक करेगी तो कहाँ जाएगी वो, तो वो एक मॉनिटर बना लेगी। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट कि टाइम प्रेशर। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर रूल्स होंगे तो वो इजीली चेंज हो सकते हैं। अब क्या होता है, अगर एक्ट में चेंजेस करेंगे ना तो हर बार पार्लियामेंट में लेके जाना पड़ेगा, बिल पास कराना पड़ेगा, मेजॉरिटी होगी, एक सेशन जाएगा, विंटर सेशन आएगा, फिर वापस दूसरा जब सेशन आएगा तब तक फिर कुछ और आ जाएगा। तो एक्ट को चेंजेस करना मुश्किल है, इसीलिए रूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि रूल्स को चेंज करना आसान होता है, वो अथॉरिटी के पास पावर है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से CA इंस्टीट्यूट के पास पावर है कि वो CA फाइनल का एग्ज़ाम साल में 3 बार कंडक्ट करे या साल में 2 बार कंडक्ट करे। तो ये रूल्स की फ्लेक्सिबिलिटी उनको डेलीगेशन जो लेजिस्लेशन है उसके हिसाब से मिली है, बिकॉज वो रूल्स खुद बना सकते हैं। यही अगर वो एक्ट में चेंजेस करने जाएंगे तो बार बार पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, और वो इतना आसान भी नहीं है एक्ट में चेंजेस लेके आना, इसीलिए रूल्स बनाए जाते हैं। मतलब इसीलिए डेलीगेशन लेजिस्लेशन का महत्व है, इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद एक्सपर्टीज़। अगर टेक्निकल मैटर्स हैं उसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। हर एक काम पार्लियामेंट या हर एक काम गवर्नमेंट जो के मेन अथॉरिटीज़ हैं जो बना रहे हैं लॉ, वो नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है। इस वजह से भी डेलीगेशन लेजिस्लेशन का होना ज़रूरी है, मतलब पावर टू गिव पावर टू मेक रूल्स का होना ज़रूरी है। और इमरजेंसी, कभी भी ऐसे भी हो सकता है कि क्विक एक्शन चाहिए, फटाफट डिसीजन लेना है, तो उसको अथॉरिटी होगी तब तो ना वो डिसीजन ले पाएगा। अगर एक्ट ने अथॉरिटी दी है CA इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट को, इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को, इंस्टीट्यूट के ऑफिसर्स को, तो ही वो डिसीजन ले पाएंगे। तो क्विक डिसीजन लेना है, क्विक एक्शन लेना है, तो ऐसे केसेस में भी जो है वो डेलीगेशन लेजिस्लेशन का होना होगा, मतलब उनको पावर मिला होगा तभी तो वो कर पाएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशिएंसी तो उसमें आएगी ही, नो डाउट, क्योंकि अलग से उनको अपने रूल्स बनाने दिए जा रहे हैं, अलग से वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्ट का जो नॉर्म्स है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऑफिशियल्स इम्प्लीमेंटिंग द लॉ अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। तो ऑफिसर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके हिसाब से वो डेलीगेशन, उसके हिसाब से वो रूल्स को जो है वो चलाते हैं, या जो भी कोई रूल्स है वो बनाते हैं।
दूसरा होता है वेलफेयर स्टेट। ऑब्वियसली स्टेट के वेलफेयर के लिए, क्योंकि आज की गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेके रोड नहीं बनाती है, आज की गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में सोचती है, हेल्थ, एजुकेशन, सब चीज़ों के बारे में सोचती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के फंक्शंस भी प्रॉपर हो, तो इसलिए भी लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बड़ा है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि पार्लियामेंट का टाइम बचता है, पार्लियामेंट को एक्ट बनाना है, बिल बना के पास करना है, एक्ट बन गया, रूल लॉ बन गया, हो गया काम। उसके आगे फिर वो डेलीगेशन लेजिस्लेशन हो गया, मतलब वो खुद ही अपने रूल्स बनाते बैठेंगे। उसके बाद एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो मिलता है बिकॉज ऑफ डेलीगेशन, क्योंकि उनको पता है कि दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, दे आर द एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस, उनको डिसीजन लेने दो कि कौन से एग्ज़ाम होंगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे। अगर पार्लियामेंट ये सब करती रहे, अगर डेलीगेशन का ये हो ही नहीं, डेलीगेशन का कंसेप्ट ही ना हो, तो डेलीगेशन मतलब रूल बनाने के लिए किसी को दिया ही नहीं जाएगा, तो पार्लियामेंट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने सब्जेक्ट्स होंगे सीए में। अब उनको एक्सपर्ट नॉलेज इतना नहीं हो सकता है शायद, तो उस वजह से एक्सपर्ट नॉलेज जो मिलेगा वो डेलीगेशन की वजह से ही पॉसिबल है। और क्विक एक्शन भी पॉसिबल है, वो हमने देखा। एंड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफकोर्स अगर रूल खुद बना सकते हैं तो रूल्स को चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड अलाउ लोकल अथॉरिटी टू मेक लोकल रूल्स। तो वेस्टर्न रीजन है, फॉर एग्जांपल सीए इंस्टीट्यूट का वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, उस हिसाब से वो लोकल एरियाज़ के लिए लोकल रूल्स जो है थोड़े बहुत जो उनको मैंडेटरी है, जो वो कर सकते हैं, जो उनको अलाउड है, उतने रूल्स वो बना सकते हैं। कैन रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड लिटिगेशन बाय प्रोवाइडिंग डिटेल प्रोसीजर। और कन्फ्यूजन हटाने के लिए वो डिटेल प्रोसीजर्स इशू कर सकते हैं, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का डिटेल्स दे सकते हैं, तो उससे लोगों को ईजी हो जाएगा समझने के लिए। हाउ इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कैसे होता है, इसके 3 कंट्रोल्स होते हैं। एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है, मतलब पार्लियामेंट कभी भी एग्जामिन कर सकती है कि आपने क्या रूल्स बनाए हैं। हो सकता है कि पार्लियामेंट इंटरवेन करे और बोले कि ये रूल्स आपने एक्ट के हिसाब से नहीं बनाए हैं, तो उन रूल्स को मॉडिफाई भी कर सकती है, चेंज कर सकती है, इसका मतलब रिजेक्ट भी कर सकती है, और कंट्रोल कर सकती है उनको कि आप लॉ के हिसाब से ही रूल्स बनाओ। उसके अलावा ये तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो गया। दूसरा जुडिशियल कंट्रोल भी होता है, मतलब जजेस भी रिव्यू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेन कर सकती है। तो कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर वो अल्ट्रा वायरस होगा, तो अल्ट्रा वायरस का मतलब ये है कि वो लॉ के खिलाफ, लॉ के बियॉन्ड, एक्ट के बियॉन्ड अगर काम कर रहा है, उसको पावर जितना दिया गया है उससे ज़्यादा आया, उससे कम, या उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट्स उनके डेलीगेशन को, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, जो उनको पावर दिया है रूल्स बनाने का, उसको खारिज कर सकते हैं, वॉइड बना सकते हैं। एक्सेसिव डेलीगेशन को भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सेसिव, उनको पावर मिल गया, एक्सेसिव डेलीगेशन है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट्स इंटरवेन करके उनका ये पावर रिमूव कर सकती है। अगर फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी ये लोग ओवरसीड कर रहे हैं, सबसाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीए इंस्टीट्यूट जो है, वो लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को देखा ही नहीं है, इक्वालिटी को देखा ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास पावर है कि वो उनके रूल्स को, जो डेलीगेशन लेजिस्लेशन के थ्रू बने हुए हैं, डेलीगेशन लेजिस्लेशन को कैंसिल कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और ऐसे कोई रूल्स जो अनरीजनेबल हो या जो मैलाफाइड हो, जो गलत इंटेंशन से बने हो, बैड फेथ से बने हो, ऐसे चीज़ों को वो जो है वो कैंसिल कर सकती है। तो 3 तरह के कंट्रोल हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में गवर्नमेंट खुद सुपरवाइज कर सकती है, डिपार्टमेंट्स में सुपरवाइज कर सकती है, और अगर कुछ इम्प्रॉपर है उस चीज़ को करेक्ट कर सकती है, एंड अगर पावर्स भी, डेलीगेटेड पावर्स भी सही नहीं है तो उसको भी करेक्ट कर सकती है। तो जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो तीनों कंट्रोल्स हैं इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव के पास। तो इजी कंक्लूजन यही है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ नेसेसरी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एवरी स्मॉल टेक्निकल रूल। तो वही जो पार्लियामेंट हर एक रूल खुद बना नहीं सकती है, हाउएवर डेलीगेटेड पावर
मस्ट रिमेन विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो उनके पास भी फिक्स लिमिट्स है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन मर्जी से कुछ भी रूल्स बनाएंगे। तो ये जो है इट्स सब्जेक्ट टू, मतलब जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके 3 कंट्रोल्स हैं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल है एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है।